आज अतिथि विद्वानों के लिए यही कहूंगी कि वाकई अगर आपको चिंता है तो कल ही विशेष सत्र बुलाकर अतिथि शिक्षकों के लिए आप एक फरमान जारी कर दें। कब जो है आप हरियाणा मॉडल लागू करेंगे जिसका आप वंदना लेकर के बाजे बजा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता क्योंकि अतिथि शिक्षक खुद विद्वान है तो उन्हें आप फटकर ही नहीं दे सकते। इस इलेक्शन में 2028 में आपको ये सबक जरूर सिखाएंगे। ठीक है। हेलो नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को लेकर। शासन ने बड़ी घोषणा की है अतिथि विद्वानों की नियमितीकरण को लेकर। इन्होंने बोला है कि उनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। तो मीडिया में सवाल उठाया जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित क्यों नहीं किया जा रहा है। ये भी तो वर्षों सेवा दे रहे हैं, सभी योग्यता रखते, तो इनका भी नियमितीकरण होना चाहिए, इनका भी भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है कि अतिथि विद्वानों के साथ साथ अतिथि शिक्षकों का भी नियमितीकरण करना चाहिए शासन को। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। नेशनल मीडिया पर बीजेपी प्रवक्ता क्या कहना, कांग्रेस प्रवक्ता क्या कहना, ये थर्ड पार्ट है जिसमें आपको बताने वाला वीडियो बनी है। आज अतिथि विद्वानों के लिए यही कहूंगी कि वाकई अगर आपको चिंता है तो कल ही विशेष सत्र बुलाकर अतिथि शिक्षकों के लिए आप एक फरमान जारी कर दें। कब जो है आप हरियाणा मॉडल लागू करेंगे जिसका आप वंदना लेकर के बाजे बजा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता क्योंकि अतिथि शिक्षक खुद विद्वान है तो उन्हें आप फटकर ही नहीं दे सकते। इस इलेक्शन में 2028 में आपको ये सबक जरूर सिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। दिनेश गुप्ता जी, जिस वक्त ये ऐलान शिवराज जी ने किया था, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी थे, और मोहन यादव जी का उच्च शिक्षा से विशेष लगाव रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत नाम भी कमाया, बहुत काम भी किया था, और हमने देखा था कि उनके उस वक्त में मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग नेशनल सुर्खियों में भी बना रहता था, चाहे वो एमबीबीएस का पाठ्यक्रम हो, हिंदी में, या तमाम चीजें। तो क्या आपको लगता है ये उनका चूंकि कोर इंटरेस्ट एरिया है तो इसको लेकर के शायद अतिथि विद्वानों की जो उम्मीदें हैं वो जल्दी पूरी हो जाएं? नहीं, उम्मीद तो कर ही सकते हैं क्योंकि लगातार आश्वासन मिल रहे हैं। तो सरकार कुछ ना कुछ वर्किंग तो कर रही होगी, क्योंकि यूजीसी के मापदंड भी होते हैं कि आपको कॉलेज में किस तरह के टीचर अपॉइंट करना है, उनकी डिग्री क्या है, बहुत सारे टेक्निकल इशू होते हैं। हमने देखा ना कि प्रमोशन के रिजर्वेशन पे भी तो सरकार लेके आई थी, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पर कोर्ट में वो अटक गया अभी तक मामला। तो सरकार तो कोशिश कर रही है। सरकार यदि चाहती है कि इनको जो है हम रेगुलर कर दें, इनको जो है इनकी जो सर्विसेज है इसका अनुभव का लाभ मिल जाए, तो इसमें इलेक्शन ईयर का क्यों इंतजार करना है? हर बार आप एक सरकार से कितने सारे जो लोग हैं वो इलेक्शन तक का इंतजार करते रहे, फिर एक आश्वासन मिले। यदि शिवराज जी ने कहा था तो उनको कर देना चाहिए, सरकार का वादा है, शिवराज जी ने उस वक्त उनके नेता थे। ठीक है सर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं, आज अतिथि विद्वानों के लिए यही कहूंगी कि वाकई अगर आपको चिंता है तो कल ही विशेष सत्र बुलाकर अतिथि शिक्षकों के लिए आप एक फरमान जारी कर दें। कब जो है आप हरियाणा मॉडल लागू करेंगे जिसका आप वंदना लेकर के बाजे बजा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता क्योंकि अतिथि शिक्षक खुद विद्वान है तो उन्हें आप फटकर ही नहीं दे सकते। इस इलेक्शन में 2028 में आपको ये सबक जरूर सिखाएंगे। ठीक है। लेकिन रोशनी जी, मुझे बताइए, आप जो लाडली बहना को लेकर कह रहे हैं कि उन्हें सशक्त बनाइए, सब बताइए, आपको पता है इस योजना की शुरुआत और ये कंसेप्ट किसका है? शिवराज जी को क्रेडिट मिलता है, लेकिन आपको पता है दरअसल किसका है? मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल, कमलनाथ जी ने जब कमलनाथ जी से न्याय योजना नहीं, न्याय योजना नहीं, महिलाओं के खाते में सीधे पैसे डालने की जो स्कीम थी वो मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज जी के आने से पहले 4-5 महीने पहले सुक्खू सरकार हिमाचल की, उन्होंने एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना, सुख सम्मान निधि योजना, और सेम ये कॉन्सेप्ट था, वो चल रही है। अब जब मध्य प्रदेश में चलती तो आप कहते हैं कि महिलाओं को आप पैसे देते हैं, उन्हें स्वावलंबी नहीं बनाते, और योजना लॉन्च हुई है सबसे पहले हिमाचल में और अभी भी चल रही है, तो वहां बंद करा करके वहां महिलाओं को स्वावलंबी बना दीजिए। मतलब जो चीज जिस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रही है अपने स्टेट में, अगर वो हिमाचल में कांग्रेस की पार्टी है तो सही है, लेकिन अगर बीजेपी कर रही है तो गलत है। और मैं तो खुल के कहता हूं कि योजना कांग्रेस की थी पर क्रेडिट सारा शिवराज जी लगे क्योंकि उन्होंने इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छा किया। और ये पहले आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि पहले किसने इस योजना का ऐलान किया था कि महिलाओं के खाते में हम सीधे पैसे डाल देंगे। ये जो ये ब्रेन चाइल्ड है ये कांग्रेस का है, पर इसे यूटिलाइज कितने अच्छे से बीजेपी ने किया, ये सवाल है ना। आप भी वो कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकती कि ये योजना महिलाओं के लिए उनको पैरों पे खड़ा करने से रोकती है? देखिए अभिलाष जी, मैं थोड़ा और पीछे ले जाना चाहूंगी आपको। राहुल गांधी जी ने 2019 में न्याय योजना लाई थी जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात की गई थी, लेकिन उसमें 1000-1500 की बात नहीं की गई थी, उसमें सीधे 75,000 से 90,000 रुपए देने की बात की गई थी सालाना, जिससे वाकई महिला सशक्त होती। लेकिन आज सिर्फ बिहार चुनाव, बात सवाल यहां खड़ा होता है कि जब बिहार इलेक्शन आता है तो ये 10,000 रुपए डालते। यही सेम योजना झारखंड में भी चलती है, लेकिन आज इन पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि जब चुनाव का एजेंडा आता है, अगर आपने 2023 में अनाउंस किया, कांग्रेस डंके की चोट पे जो कहती है वो करके दिखाती है, क्योंकि वो परम सत्य और अटल सत्य पे चलने वाली है। तो ये अटल सत्य पे चलने वाली नहीं है। 2023 में अगर इन्होंने योजना की घोषणा 3000 की थी कि लाडली बहनों को 3000 देंगे, तो फिर ये पीछे क्यों हटे? इन्होंने अपने कदम वापस क्यों लिए?
क्यों जो है झूठ की पराकाष्ठा पे ये निरंतर चल रहे हैं। और उसके बाद बराबर बार बार सदन में मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं तो 5,000 पहुंचाने वाला हूं। आज के वक्तव्य में कहते हैं कि नहीं मैं 3,000 पे विचार कर रहा हूं और अभी 3,000 करूंगा। अरे तो क्यों नहीं सदन में कोरे कागज पे लिखकर ये अनाउंस करते थे कि लाडली बहनों से माफी मांग लेते। ठीक है, रक्षा मंत्री ये कहते हैं चलिए ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी जवाब दीजिए। 1500 दे रहे हैं तो हमारी सभाओं में आइए, हमसे माफी मांगिए। अगर हमारे प्रचार में नहीं आते हैं तो आपको जो है योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये सच्चे शब्द है। ठीक है रोशनी जी ठीक है, इनका स्पष्टीकरण से ले लीजिए। डॉक्टर प्रेम व्यास जी जवाब दीजिए। देखिए, परम सत्य और अटल सत्य कहने वाले लोग आज बताइए पूर्व में कौन प्रसारित कर रहा था कि लाडली बहना योजना चुनाव के बाद में बंद हो जाएगी, और पात्र अपात्र के जब नाम काटे गए थे तो एक मिथ्या भाषण कौन देना चाह रहा था। उसके बाद में 2018 में इन्होंने तमाम तरह के घोटालों की बात करी। मुझे बताइए 2018 में कमलनाथ जी आए थे, जब उनसे साक्ष्य की बात की गई थी तो साक्ष्य दिए गए थे क्या? वे सिर्फ आरोप लगा के जाते हैं। आपने व्यापम की बात करी, मैं तमाम तरह के आपको जवाब दे सकता हूं। उसमें विसिल ब्लोअर कौन था, नर्सिंग कॉलेजेस किसके कार्यकाल में लगभग 300 कॉलेजों को बिना निरीक्षण के जो है परमिशन दी गई थी। घबराए ना, बिल्कुल ना घबराए, और बीच में ना बोला। मैं आपके धैर्य से सुन रहा था, आपने बदतमीजी करी, मैं धैर्य से सुन रहा था, आपके शब्द कहीं मेरे को क्रॉस करे, मेरे धैर्य से सुना। आप मेरी बात धैर्य से सुने, आप मेरी बात धैर्य से सुने। रोशनी जी बोलने दीजिए। रोशनी जी आपने अपनी बात बोल ली। रोशनी जी आपने अपनी बात कह ली, आप बोलने दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी प्लीज। हिमाचल प्रदेश में क्रेडिबिलिटी का महत्व होता है। सिर्फ सक्कू जी के एरिया में मात्र 25 लाख महिलाओं तक योजना को संरक्षित कर दिया गया। कर्नाटका केरला में आपने कहा था कि महिलाओं के लिए जो है बस फ्री सेवा कर दी जाएगी, वहां पर नहीं करी गई। हमने महिला सशक्तिकरण की तरफ जब कदम उठाए, हमने खाते खोले गए। एक दौर था जब 2003 से 2014 के बीच में ए से लेकर जेड तक कौन सा एक सा वर्णमाला था जिसका घोटाला ना किया गया हो। आप जब 2018 में आए थे, आपने बिना निरीक्षण के मुआवजे तक दिए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रिपीट हुई, चाहे अतिथि शिक्षकों की बात हो चाहे किसानों की बात हो, सबके हित में निर्णय लिए गए। और जिन घोटालों की आप बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, साक्ष्य देके बताइए। इसीलिए मैंने व्यापम की बात की गई, उसमें कार्रवाई हुई। लगभग 10 से ज्यादा लोगों को जो है उसमें सजा हुई। उसमें अभी तक जांच जो चलिए ठीक है, वो अभी तक कुछ लोगों पे चल रही है। ठीक है, पास की बात नहीं करते, हम भविष्य की बात करते हैं। क्या हो सकता है बेहतर को खत्म करते हैं ना है, नहीं करेंगे तो फिर वादा खिलाफी होगी, फिर चुनाव में आपको नुकसान होगा। ये तो आपने देख लिया कि इससे फायदा होता है तो नुकसान भी होगा। तो नुकसान का डर आपके पास है तो आप देंगे, और सरकारी खजाने से जितना इस पर बोझ पड़ सकता है तो उतना आएगा, क्योंकि एक कहीं ना कहीं आपको ये चाबी मिल गई है कि हम इससे जीत सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, आप इसी को आप दूसरे तरीके से देखिए। अतिथि विद्वानों की जो बात हो रही है, तो सरकार कब से, कितना पुराना विषय है ये? पहले अतिथि विद्वानों को नियमित करेगी या पहले संविदा कर्मचारियों को करेगी? किसको करेगी? केवल बात हो रही है ना। अब अतिथि विद्वान क्यों होना चाहिए पढ़ाने के लिए? आप इसके लिए रेगुलर स्टाफ क्यों नहीं होना चाहिए? ये कॉलेजों में हो या स्कूल हो या हेल्थ डिपार्टमेंट में, रेगुलर क्यों नहीं होना चाहिए? ये जो तदर्थवाद है, या जो जिस तरह का आपने ये गेस्ट फैकल्टी के नाम पर चलने लगा, ये कोई अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं कही जा सकती। आप जो है अपना जो एजुकेशन की क्वालिटी है, इससे वो भी इफेक्ट होती है। इससे जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनके वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। उनके सामने भी एक जो है ना भविष्य को लेकर बहुत सारे सवालात होते हैं। तो एक सुरक्षा तो प्रदान करिए ना। यदि आपने कोई चीज आपने टेम्परेरी तौर पर जो लागू की थी, उसको रेगुलर कब तक करेंगे आप केवल दिलासा दे रहे हैं। आप कांग्रेस की सरकार है तो दिलासा, भाजपा की सरकार है तो दिलासा। अल्टीमेटली जो स्टूडेंट है उसको जो रेगुलर टीचर कब मिलेगा? ठीक है, ठीक है, मैं वापस आता हूं सुरजीत जी आपके पास। सुरजीत जी मुझे ये बताइए कि अब यहां तक तो आप पहुंच गए, आप कह रहे हैं कि कुछ का ले डाउन भी हो गया, कुछ लोगों को नौकरी से निकलना भी पड़ा, लेकिन अभी की स्थिति में आपकी बेसिक, अगर सबसे पहले हम मांगों की बात करें तो क्या है? 2-3 मांगे जो हैं आप वो स्पष्ट तौर पर रख सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीएचडी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई थी आपके रेगुलाइजेशन को लेकर। मंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि वो समस्या हम उतनी बड़ी नहीं बनने देंगे, क्योंकि आप लोगों के पास अब अनुभव है छात्रों को पढ़ाने का, उसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। जी सर, अभी सर पहले एक मैं जवाब दे दूं। आदरणीय व्यास जी ने जो बोला था कि आपका वेतन बढ़ा दिया है, वेतन जो 14,000 और 9,000 जो 16,000 किया है वो अतिथि शिक्षकों का किया है। अतिथि विद्वानों का सिर्फ 500 रुपये 1,500 रुपये पर डे मिलता है, जो आदरणीय पवैया जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद 2,000 रुपये कर दिए थे जो ये पंचायत हुई थी। और सर हमारी एक ही मांग है, 1993 से लेकर 2017 तक सामान्य की पीएफसी नहीं हुई थी। उतने ड्यूरेशन में अतिथि विद्वानों के द्वारा ही काम चलाया जा रहा था, अभी भी चलाया जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं एक उम्र के उस पर फिर जाके पीएफसी की तैयारी करो, क्या नए लड़कों के साथ में अपन उसमें कंपटीशन में आ सकते हैं? ये असंभव है सर, कहना बहुत आसान होता है, असंभव रहता है। और अतिथि विद्वानों की सिर्फ एक ही मांग है, पहले आप अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित करें, उनके पद भरे हुए माने जाए,
जैसे पहले भी किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, आपाती वालों को किया है, एडॉक वालों को किया है, जब उनको कर सकते हो, और बीजेपी शासित अन्य राज्यों में किया, हरियाणा में किया, कर्नाटक में किया, उत्तर प्रदेश में किया है, फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है? मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। कोई ऐसा भी नहीं है कि हम लोग यूजीसी की योग्यता पूरी करते हैं, और जो अभी आप जो यूजीसी की योग्यता जो नहीं पूरी करते हैं, जो पीआईटी नेट फ्लैट नहीं है, माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि हम उनको भी रखेंगे, ये स्वागत के योग्य है। इसका अतिथि विद्वान उनको धन्यवाद देता है महोदय को कि आपने ये अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि हमारे ज्यादातर साथी उस उम्र पे आ गए और उनको उसका मिलना भी चाहिए। उनको टाइम दे दो, 4 साल का समय दे दो। पहले भी सरकार ने दिया है कि उनको 4 साल का समय दे दिया, उनको नियमित कर दिया। और अभी जो हरियाणा वाली पॉलिसी है वो कब तक लागू होगी? क्योंकि अतिथि विद्वान तो ज्यादातर नौकरी से बाहर हो रहे हैं, उनका तो अभी और हरियाणा पॉलिसी 27 तक लागू होगी, जाके 26 तक 26-27 तक लागू होगी, जबकि उनको अभी करना चाहिए। पहले हम लोगों का एक ही हमारी मांग है कि पहले अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित कर दो, चाहे वो हरियाणा पॉलिसी हो, जो भी हो, उनके पद भरे हुए माने जाएं, उनको सेवा से हटाया नहीं जाए, और हमें फिक्स वेतन जो यूजीसी का पे स्केल है वो दिया जाए, जो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा घोषणा की गई थी, और तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो उसके साक्षी थे उस समय। ठीक है सुरजीत जी। रोशनी जी आपके पास आता हूं। रोशनी जी देखिए, ये जो वादे हैं, जाहिर सी बात है हम इनके बारे में ये कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है या महिलाओं को सशक्त बनाना है, पर चुनाव में ये काम कर रहे हैं। बिहार में भी हमने देखा काम कर गया, मध्य प्रदेश में काम कर गया, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन ने काम कर दिया। अब ऐसे में जो चीज रीपे कर रही है किसी पार्टी को या सरकार को, वो उसको आगे बढ़ाने की तो कोशिश करेगी। यही पॉलिटिकल डिस्कोर्स सेट हो गया है। अब ऐसे में कांग्रेस के पास इस तरह की लोक लुभावनी योजनाओं के काउंटर में क्या कोई रणनीति है? देखिए अभिलाष जी, बिल्कुल आपने ये सही बात कही है, क्योंकि ये जो वादा 2023 में अतिथि विद्वानों से किया गया था या जो लाडली बहना है उनसे किया गया था, हालांकि बाद में फिर कह दिया कि हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पहले किया गया था हम 3000 देंगे, और जैसे ही सत्ता में आए तो कहा हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अच्छी बात है कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पर अब 2026 आ रहा है, तो जनवरी में बढ़ेगा या दिसंबर में जाके बढ़ेगा या बीच में कहीं बढ़ेगा, इस पर सबकी निगाह होना जरूरी है, लाजमी भी है। और उधर अतिथि विद्वानों का मामला बहुत दिनों से अटका है। लेक्चरर्स की भर्ती, व्याख्याताओं की भर्ती हो नहीं रही है। अब जाहिर सी बात है इन्हें पूरी तरह से लेक्चररशिप वाले फायदे तो नहीं मिल पाएंगे। सरकार क्या बीच का कोई रास्ता खोज रही है जहां इन्हें थोड़े से पैसे और सुविधाएं बढ़ा दी जाएं, और लेक्चरर वाली सुविधाएं और वो चीजें ना भी मिलें तो कम से कम ये संतोषजनक तौर पर और पक्की नौकरी के साथ अपना काम कर सकें। देखते हैं कि इसमें कितना वक्त लगेगा। बहुत